Hello dear students, today I shall teach simple past tense. Now come on the point. You can see on the board, on the screen, simple past tense. Okay. Simple past tense is also called past indefinite tense. Simple past tense and past indefinite tense both are the same. So the topic is past indefinite tense and the recognition of this sentence is in the both language I shall teach you. रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। पहचान को रिकॉग्निशन कहते हैं। वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में या है, या, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। और हिंदी की ये पहचान की उसके बाद रिकॉग्निशन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंग्लिश में भी इसकी रिकॉग्निशन, अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, या फिर डिड का प्रयोग होगा। या सेंटेंस में कहीं भी डिड है तो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। इसके लिए हम सिंपल पास्ट कहते हैं। पहले इसके लिए पास्ट इंडिफिनिट के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वर्तमान में सिंपल पास्ट कहा जाता है और सिंपल पास्ट के रूप में ही इसको जाना जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वो है डिड। एवरी सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अब हम सेंटेंस, कोई प्रकार हमारे आगे सेंटेंस के। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य इसको हम कहते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल है, ये इसको पहचानना और इसको बनाना भी। इस काल में प्रत्येक कर्ता, लिखा है मैंने, इस काल में प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और इसको बनाने का जो फार्मूला है, जैसा कि हम बताते ही हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और कोई अन्य शब्द हैं जितने, वो सब इस क्रम के बाद ही आएंगे। पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर मेन वर्ब बनाना है, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, वह हॉकी खेलता था, वह हॉकी खेलता था। ये हमारा सेंटेंस है। इसमें वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। प्लेड, ये खेलता था, इसको हम इंग्लिश प्लेड कहेंगे, इसको वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब। तो इसी क्रम में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमने ही लगा दिया, फिर मेन वर्ब, प्लेड है, प्लेड आ गया, फिर ऑब्जेक्ट लाना है हमको, हॉकी, और इस तरीके से सेंटेंस पूरा बन गया, ही प्लेड हॉकी। दूसरा सेंटेंस, तुम स्कूल गए, देखो ए आया है लास्ट में, इसमें ऊपर था आया था, इसमें ए आया है। तुम स्कूल गए, तो इसमें यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और गए हो गया मेन वर्ब। और इसका भी बन गया उसी क्रम में, सबसे पहले यू, फिर वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इसके लिए हम निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसको बनाने का क्या रूल है, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो प्रत्येक कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हमारा डिड ही है,
और उस हेल्पिंग वर्ब का नॉट लाना है और डिड सबके साथ आना है। इसका भी फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वही क्या होगा डिड, सभी के साथ डिड आना है, कोई सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, वह हॉकी नहीं खेलता था। देखिए यहाँ नहीं आ गया शब्द, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आ गया, देखो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, फिर नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर हॉकी। जैसे ही सेंटेंस में डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। दूसरा सेंटेंस, तुम स्कूल नहीं गए। इसमें भी यू सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वर्ड आ गया नॉट, फिर गो मेन वर्ब टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद अगला रूल आता है, यदि वाक्य में कहीं भी कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो डिड नॉट के स्थान पर नेवर लगाते हैं, नेवर। तो डिड नॉट नहीं आएगा, नेवर का प्रयोग होगा, और जैसे ही नेवर लगाओगे वैसे ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका भी फार्मूला देखें, ये फार्मूला दिखाया गया है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, फिर नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये देख लो, नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसी बात को देखें, वह कभी हॉकी नहीं खेला, या वह कभी हॉकी नहीं खेलता था, एक ही बात है। इसमें कभी नहीं आ गया, देखो कभी और नहीं, तो इसके लिए कभी नहीं के साथ क्या आएगा, नेवर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, वही देखो सब्जेक्ट लिखा है ही, फिर नेवर लाएंगे नेवर, फिर मेन वर्ब लाएंगे सेकंड फॉर्म खेला, प्लेड, और ये ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी, और पूरा सेंटेंस बन गया ही नेवर प्लेड हॉकी। तो ये हमारा सेंटेंस है, तुम कभी स्कूल नहीं गए। इसमें भी देखो कभी और नहीं आ गया, कभी नहीं, तो इसका बन गया यू नेवर बीन टू स्कूल। अगला सेंटेंस आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले प्रकार के वाक्य जिसके प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा होगा, ऐसे वाक्यों को यस या नो टाइप कहते हैं, क्या लगा होने पर। इसका फार्मूला क्या है, क्या लगा होगा, पहले तो सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन। इसी सेंटेंस को लिया, क्या वह हॉकी खेलता था। देखिए इसमें क्या आ गया, पहले क्या वह हॉकी खेलता था, इसको हम यस या नो दोनों उत्तर दे सकते हैं। क्या वह हॉकी खेलता था, हाँ यस, नहीं खेलता था नो, तो इसलिए हम इनको क्या अगर पहले लगा होता है तो यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो इसका बन गया डिड ही प्ले हॉकी। क्या तुम स्कूल गए, इसमें भी यस नो टाइप है, डिड यू गो टू स्कूल। अगला रूल देखें, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, किसका, किसकी आता है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं, और इसका भी फार्मूला देखिए, सूत्र है, विधि है, किस क्रम में हमें शब्दों को रखना है, अन्यथा हमारा सेंटेंस निरर्थक होगा, बेकार होगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क निश्चित ही लगाना है। वह हॉकी कहाँ खेलता था, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया हमारा जी कहाँ, तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लगाएंगे वेयर,
उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट ही, प्ले हॉकी। पूरा हमने वेयर डिड ही प्ले हॉकी। तुम स्कूल कब गए, इसका भी देखो कब आ गया प्रश्नवाचक शब्द। इसको हम सबसे पहले लाएंगे व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब गए, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। इसके अतिरिक्त एक और नियम है, यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आ जाएं तो ये भी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, लेकिन इनसे संबंधित इनका नाउन भी आता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले लाएंगे हम इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर उससे संबंधित नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसमें कितना दूध पिया, यहाँ पर कितना है परिणाम सूचक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसे शब्दों के लिए हम हाउ मच या हाउ मैनी, गिनने के लिए हाउ मैनी, नापने के लिए हाउ मच। तो इसका क्या बना, हाउ मच, कितना होगी हाउ मच। इससे संबंधित नाउन क्या है, दूध मिल्क, तो मिल्क आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ब, नाउन, तो इंट्रोगेटिव वर्ब हाउ मच हो गया, उससे संबंधित नाउन मिल्क हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट ही हो गया और ड्रिंक मेन वर्ब हो गया। इस तरीके से हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस जो था वो कंप्लीट हो गया। और नीचे एक बार फिर देखना चाहेंगे, ये हमने होमवर्क दिया है, इसको भी करना है बच्चों के लिए। जिस तरीके से हमने एक ही सेंटेंस के 4 वाक्य बनाए हैं, वैसे ही इन 4 सेंटेंसों के भी 4-4 करके 16 वाक्य बनाना है। वह पहला है, वह पत्र लिखता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, वे पुस्तक खरीदते थे, लड़के फूल तोड़ते थे। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को एंड